राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 7 जुलाई 2022 को इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये स्टेटमेंट दिया। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। आने वाले 5 सालों में पेट्रोल जो हर नाके में मिलता है गायब होने वाला है। एंड नॉन द जिस इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म आर्थिक द लिटल ने स्टडी में तो ये तक कह दिया है कि 2030 तक इंडिया की 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएगी। अब उनकी ये कंसल्ट पॉल्यूशन के लेकर है, लेकिन एक मिनट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने से भी पॉल्यूशन कम नहीं होगा, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल, नेचुरल गैसेस और ऑयल से ही बनती है। मतलब अगर आज की सिचुएशन को देखा जाए तो हमारा हाल कुछ ऐसा है कि एक तरफ कुआं तो दूसरे तरफ खाई। सो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मिनिस्टर ने ऐसे कैसे कह दिया, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा क्या और ऑप्शन है हमारे पास कि 5 साल में ही पेट्रोल कंप्लीटली बंद होने वाला है। सो वेल, लेट्स इनिशिएट विद दिस वीडियो। 7 जुलाई को गडकरी जी का ऐसा कहना लाजमी भी था, क्योंकि हम सभी को पता है कि ओवरऑल वर्ल्ड पेट्रोल और बाकी कोरोल ऑयल फ्यूल को लेकर 3 मेजर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। पहला प्रॉब्लम, ये सभी फ्यूल नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम और प्रोबेबली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसकी वजह से आज पूरी पृथ्वी खत्म होने के कगार पे है, वो प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। और तीसरा, और जो हमारे पॉकेट को हमेशा तकलीफ देने वाला प्रॉब्लम है, वो ये है कि पेट्रोल की प्राइस वोलेटिलिटी। कुछ ही दिनों के अंदर या तो फ्यूल प्राइसेस एकदम से स्काई रिकॉर्ड हो जाते हैं, या तो वो अफोर्डेबल बन जाते हैं। और इसीलिए इंडिया को अगर इन तीनों मेजर प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो हमें जल्द से जल्द करंट फ्यूल का एक क्लीन और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, जो शायद हम ढूंढ भी चुके हैं, है ना। मतलब गडकरी जी ने जिसका जिक्र अपने स्पीच में किया है था, हाइड्रोजन, LNG, CNG एंड एथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल। अब LNG और CNG आई डोंट थिंक इससे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सो डायरेक्टली पॉसिबल फ्यूचर ऑफ फ्यूल्स, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन वैसे तो काफी सारे फ्यूल्स की कंपैरिजन में काफी क्लीन और पावरफुल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ हाइड्रोकार्बन जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स से वहां से ड्राइव किया जा रहा है, और यही डेरिवेशन का प्रोसेस काफी ज्यादा पोल्यूशन को कॉस्ट करता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये फ्यूल रिन्यूएबल से सोर्सों से ड्राइव होने लग गया, देन डेफिनेटली इट वुड बी गेम चेंजर। और गडकरी जी भी उसी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। मगर जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि हाइड्रोजन एक उभरता हुआ फ्यूल है, और करंटली हमें सिर्फ इसे पूरी तरीके से यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए 2011 और 2013 के बीच में कुछ रिसर्चर ने एक सिमुलेशन को परफॉर्म किया। उन्होंने ये देखा कि अगर हमने एथेनॉल को एज ए फ्यूल यूज किया तो पोल्यूटेंट का एमिशन 28 से 45% तक कम हो गया। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, पोटेंशियली आधा पोल्यूशन कम हो गया। वेल, एथेनॉल, ये नाम तो सुन के क्या लगता है, किसी तरह का अल्कोहल, राइट? यू आर करेक्ट। अल्कोहल होने की वजह से ये पेट्रोल से ज्यादा जल्दी बर्न भी हो जाता है, मतलब इसकी हीटिंग वैल्यू लो है, और इसीलिए पेट्रोल के मुकाबले 1.6 टाइम ज्यादा एथेनॉल लगता है टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ पावर। पर पूरी बड़ी पिक्चर में एक मामूली सा फ्लो है, क्योंकि एथेनॉल एक्चुअली में 30% पेट्रोल से चीपर भी है। एंड द अदर हैंड इसे क्लीन सोर्सेज जैसे बायोमास या वेस्ट में से इसे बनाया जाता है। लेकिन एक और पॉइंट, चीप और सस्टेनेबल होने के बावजूद भी इस फ्यूल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि ये इंजन को डैमेज और क्रोड करता है, क्योंकि एथेनॉल एक अल्कोहल है और इसीलिए पानी को अट्रैक्ट करता है और इंजन में जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम एथेनॉल प्रोसेसिंग प्लांट्स की बात करें
तो वो जनरली कोल और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता। वैसे इन सारी चीजों को अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रखें तो हमारी कंट्री में एथेनॉल ब्लेंड्स 2003 में ही इंट्रोड्यूस हुए थे, मगर फिर भी आज तक हम सिर्फ E10 ब्लेंड तक ही पहुंच पाए। अब ब्लेंड का मतलब क्या होता है? किसी मिक्स के तरह साउंड हो रहा है, राइट? वेल यू आर राइट। पेट्रोल और एथेनॉल के मिक्स को ही ब्लेंड कहते हैं, जिसे 90% पेट्रोल है और 10% एथेनॉल है तो उसे E10 ब्लेंड कहते हैं। बट जल्द ही E10 से आगे बढ़ के इंडिया, क्योंकि 2080 की हमारी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ये कहती है कि 2030 तक इंडिया E20 मैंडेटरी कर देगा। लेकिन एथेनॉल इंट्रोडक्शन के सिर्फ 6 साल बाद जब E10 इंडिया में आ चुका था तो सवाल ये उठता है कि E20 अब तक इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया? वेल, प्लान और पॉलिसी सामने रखना इजी बात है, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। और इसीलिए यहाँ पे हमें यह समझना होगा कि प्रॉब्लम हमने क्या फेस किया। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि अवेलेबिलिटी। हमारे देश को आज जितने एथेनॉल की जरूरत है उतने एथेनॉल मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं हो रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा रीजन आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। हम जितने एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उतने रिक्वायर अमाउंट से कम तो है, लेकिन प्रोड्यूस करने के बाद उसे स्टोर करना और उसे ट्रांसपोर्ट करना ये सब भी स्मूथली नहीं हो पाएगा। और तीसरा और फाइनल रीजन है कॉस्ट, क्योंकि एथेनॉल एक बायोमास जैसे कि शुगर केन से बढ़ता है तो उसकी बेस प्राइस शुगर की डिमांड और प्राइस से तय की जाती है। और मुश्किल ही सही, लेकिन जब फ्यूल ट्रांसपोर्ट होता है तो कॉस्ट एक मेजर फैक्टर हो जाता है, क्योंकि हर एक स्टेट के टैक्सेस और रेवेन्यू को लेकर अपने अपने अलग अलग पॉलिसीज होते हैं। और इसीलिए इंडियंस स्पेशली इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए और ट्रांसपोर्ट को स्मूथ करने के लिए हम हमारी ही तरह डेवलपिंग नेशन ब्राजील की ओर देख सकते हैं, क्योंकि ब्राजील में एथेनॉल एज ए फ्यूल 1976 में ही इंट्रोड्यूस हो चुका था और 2008 तक E25 ब्लेंड ने 50% मार्केट शेयर को कवर कर लिया। इनफैक्ट 2019 में ब्राजील में पेट्रोल के इंपोर्टेंट में 0.5 बिलियन बैरियर्स .1 कम करके $30 बिलियन की बचत की थी। और आज वहां पे 78% का E20 एक ब्लेंड पे चलती है। बट ऑब्वियसली इस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्राजील ने अपना दिमाग थोड़ा साइंटिफिकली घुमाया, और वो ऐसे कि एथेनॉल यूजुअली बनता है बायोमास से, जो जनरली शुगर केन का बेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे में ब्राजील ने सोचा क्यों ना एक नए टाइप का शुगर केन ही बनाया जाए जिसमें सुक्रोज कम हो और बायोमास ज्यादा हो, और इस तरह से वहां का नोबल एनर्जी कैन इजाद हुआ। अब एथेनॉल बायोमास से ड्राइव किया जाता है, इसीलिए ये प्लांट बेस्ड बायोफ्यूल हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि यूसी एक तरफ जब वो क्रॉप्स होते हैं तब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कट ऑफ कर लेते हैं, और जब उससे फ्यूल बनाया जाता है तब वो उसे CO2 इमिशन को रिड्यूस करने लगते हैं। मतलब कि उनकी लाइफ साइकिल परफेक्टली डिजाइन होती है CO2 लेवल्स को कम करने के लिए और नतीजतन पोल्यूशन को कम करने के लिए। सो रेसिपी परफेक्ट है बॉस, लेकिन कुछ चीजें अगेंस्ट द ग्रेन या कह सकते हो कि बहुत ही मैसिव चेंज यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। उसमें कॉस्ट और लोगों का इजी एडेप्टेबिलिटी एक मेजर फैक्टर बन जाता है। सवाल ये है कि क्या अगर हम इन फ्यूल्स को इंडिया में ले भी आते हैं तो क्या इंडिया और अपनी पॉपुलेशन उसे सस्टेन भी कर पाएगी? हम थोड़ा ही सही लेकिन सस्टेन जरूर कर सकते हैं। लाइक इंडिया में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो इमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें कितनी बार वार्निंग देना पड़ता है कितने सारे देशों को, बट क्या होता है उसमें जो बड़े पोल्यूशन करने वाले देश है वो करते रहते हैं, जैसे भूटान और छोटे छोटे देश हैं, उनको इसके बारे में इसका भुगतना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जरूर हमें बताएं कमेंट करके। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।